सोचिए, एक आम सी सुबह अलार्म बजता है, आप मोबाइल उठाते हैं और नींद पूरी तरीके से खुलने से पहले ही एक हेडलाइन आपके स्क्रीन पर चमकती है, रुपया गिर गया है। आप हल्का सा मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि अरे भाई, गिर गया है तो क्या हुआ, पहले भी गिरा है, फिर से संभल जाएगा। पर यह सब आपके दिमाग में चल रहा है। पर जब आप स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं तो अगली हेडलाइन सामने आती है कि डॉलर मजबूत हो गया है। अब आपके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, क्योंकि डॉलर सिर्फ एक विदेशी करेंसी नहीं है। डॉलर का मजबूत होने का मतलब है कि महंगा पेट्रोल, इसका मतलब है बढ़ती महंगाई, मतलब है आपकी ईएमआई पर दबाव और आपकी जेब पर सीधा असर। तो अब यह सवाल पैदा होता है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, अगर जीडीपी ग्रोथ 8% से ऊपर है और अगर हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो फिर रुपया क्यों फिसल रहा है? क्या सच में रुपया कमजोर हो रहा है या फिर हम सिर्फ आधी अधूरी तस्वीर देख रहे हैं? और सबसे अहम सवाल कि क्या रुपये का गिरना आपके लिए खतरे की घंटी है या फिर ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सही तरीके से समझने की जरूरत है। आज इस वीडियो में हम शोर से दूर जाकर भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों के साथ ये समझेंगे कि रुपया क्यों गिर रहा है या रुपया की वैल्यू डिसाइड कैसे होती है और क्या ये वाकई भारत की कमजोरी है या एक सोची समझी आर्थिक रणनीति, वो भी आसान भाषा में। तो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बजरवट्टू दुनिया पर भारत अनएक्सप्लोर्ड। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब $1 लगभग 3.3 रुपए के बराबर था। आज वही $1 90 रुपए के पार चला गया है। रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर है और इससे इंडिया पूरे एशिया में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गया है। एंड दिस इज नॉट एंड, क्योंकि रुपया फ्यूचर में और फिसलने वाला है और हो सकता है कि फ्यूचर में $1 की वैल्यू 100 रुपए के पार हो जाए और इसका सीधा इम्पैक्ट आपके वॉलेट पर होगा, जिससे आपका लैपटॉप ज्यादा महंगा होगा, आपकी फॉरेन ट्रिप्स एक्सपेंसिव हो जाएगी और पेट्रोल के दाम शायद आसमान छूने लगे। पर आपने ये भी सुना होगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 8.2% की रफ्तार से बढ़ रही है, यानी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो रही है और रुपया वीक हो रहा है। ये तो बड़ा कंफ्यूजन है भाई, क्योंकि अगर इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है तो रुपया की वैल्यू कैसे कम हो सकती है? तो चलिए पहले इसको समझते हैं कि अगर $1 1 रुपए के बराबर हो जाए तब क्या होगा। इससे जो है इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि इससे हर इंडियन अपने बैंक में जाएगा और अपना सारा रुपया डॉलर में बदल लेगा। आपके अकाउंट में अगर 90,000 रुपए है तो अब वो $90,000 बन जाएंगे। पर क्या आरबीआई के पास इतना पैसा है कि वो हम सबके लिए डॉलर का जुगाड़ कर पाए? इंडिया के पास आपको देने के लिए अनलिमिटेड डॉलर्स तो है नहीं, क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो लगभग 600 बिलियन के आसपास है। इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, यानी इंडिया की अगर 1% पॉपुलेशन भी अपने पैसे को कन्वर्ट करने लगे तो फिर सारा का सारा डॉलर खत्म हो जाएगा और डॉलर ब्लैक मार्केट में बिकने लगेगा। और तो और जो डॉलर आज 90 रुपए का मिल रहा था वो और एक्सपेंसिव हो सकता है, शायद 150 हो जाए या 200 या फिर 500 भी हो सकता है। यानी हम प्रॉब्लम ठीक करने गए थे लेकिन हमने और बड़े प्रॉब्लम्स को खड़ा कर दिया है, क्योंकि असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि $1 90 रुपए का हो गया है या 95 रुपए का। असली प्रॉब्लम यह है कि डॉलर की डिमांड रुपए की डिमांड से ज्यादा है और ये प्रॉब्लम कोई ओवरनाइट ठीक नहीं कर सकता। पर अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है कि रुपया की वैल्यू डिसाइड कैसे होती है। पहले ये समझिए कि किसी भी करेंसी की डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट तय होने के 3 तरीके होते हैं। पहला स्थिर विनिमय दर, यानी फिक्स एक्सचेंज रेट। इसका मतलब हुआ कि किसी भी देश का सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी की वैल्यू को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक फिक्स रेट में बांध देता है। जैसे सऊदी अरब की करेंसी रियाल, जहां एक अमेरिकी डॉलर लगभग 3.375 सऊदी रियाल पर फिक्स है और ये व्यवस्था 1986 से बिना बदले चली आ रही है। ये सऊदी अरब के लिए इसलिए भी लाभकारी है क्योंकि उसकी इकोनॉमी जो है वो तेल पर डिपेंडेंट है और क्योंकि पूरी दुनिया में व्यापार डॉलर पर ही होता है, जिससे वो पूरी दुनिया को तेल बेचकर अरबों डॉलर कमाता है और इसी से उसका एक्सचेंज रेट बैलेंस बना रहता है और फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बना रहता है। लेकिन इस व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि अमेरिकी सेंट्रल बैंक यह तय करता है कि डॉलर पर ब्याज दर क्या होगा। इसीलिए सऊदी अरब को भी वही ब्याज दर अपनाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके नागरिक अपने करेंसी को बेचकर डॉलर खरीदेंगे और अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे रियाल की मांग गिर जाएगी और उसके साथ साथ इसकी कीमत भी गिरेगी। इसीलिए सऊदी सेंट्रल बैंक को रोज ये देखना पड़ता है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है
और उसी के हिसाब से अपनी नीतियां भी बदलनी पड़ती है। दूसरी व्यवस्था की बात करें तो वो है मुक्त तैरती विनिमय दर, यानी फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसमें किसी करेंसी की वैल्यू पूरी तरीके से बाजार के डिमांड और सप्लाई पर डिसाइडेड होती है, जैसे ब्रिटेन के पाउंड के साथ होता है। अब आप इसको समझिए कि आप एक पेंटिंग को एग्जीबिशन में लगाते हैं, अब लोग कीमत लगा रहे हैं कि 100 रुपए, 200 रुपए या 500 रुपए, अब इसको डॉलर में रख सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे ब्रिटेन की जो करेंसी है उसकी डिमांड दुनिया में कितनी ज्यादा है, उस पर कितनी बोली लग रही है, उसी हिसाब से ब्रिटेन की करेंसी डिसाइड होती है। पर ये भारत में यूज नहीं होता, तो इसको डिटेल में किसी और दिन समझेंगे। आज मेन फोकस हम तीसरी व्यवस्था पर करते हैं, जो है नियंत्रित तैरती विनिमय दर, मतलब मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसमें डिमांड और सप्लाई के साथ साथ सेंट्रल बैंक का भी साथ साथ हस्तक्षेप होता है। और यही व्यवस्था भारत में अपनाई जाती है। इसमें सेंट्रल बैंक ये कोशिश करता है कि एक्सचेंज रेट एक फिक्स ऊपरी लिमिट या निचली लिमिट के भीतर बनी रहे। वो ना तो रेट अचानक से बहुत गिरने देता है और ना ही बहुत तेजी से बढ़ने देता है। और फिर जब डॉलर महंगा होने लगता है तब भारतीय रिजर्व बैंक अपने भंडार से डॉलर को बाहर बेचता है, मतलब मार्केट में बेचता है, ताकि बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़े, या फिर टैक्स रेट में बदलाव करता है ताकि इन्वेस्टर्स के लिए भारत में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद है। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो रुपए की मांग बढ़ाने की कोशिश करे या डॉलर की आपूर्ति बढ़ाए। और ये कोशिश शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विनिमय दर का निर्णय कोई एक नहीं करता, बल्कि सभी मिलकर करते हैं। और नियंत्रित हिस्सा नीति निर्धारकों के हाथ में होता है, और वो नियम बनाते हैं जिससे इसकी डिमांड और सप्लाई बनी रहती है। और फ्लोटिंग वाला जो हिस्सा है वो बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। इसी वजह से रुपये की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे गिरती है, या फिर उसमें धीरे धीरे ही उतार चढ़ाव आता है। पर एक और बात है कि ये व्यवस्था लंबे प्रयोग और परीक्षणों के बाद इसीलिए चुनी गई क्योंकि ये भारतीय इकोनॉमी के लिए सबसे सही माना गया। और अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो 1947 से 66 तक रुपये का जो वैल्यू था वो फिक्स था, क्योंकि वो ब्रिटिश पाउंड से जुड़ा हुआ था। और उस समय एक पाउंड के बदले 13.33 रुपए तय थे। लेकिन बाद में ये व्यवस्था भारत के लिए काम नहीं कर पाई, इसीलिए 1966 के बाद रुपये का अवमूल्यन, मतलब उसकी कीमत कम की गई, ताकि भुगतान संतुलन का जो संकट है उससे निपटा जा सके और निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाया जाए, क्योंकि इससे व्यापार को फायदा होता है। और इसी तरह 1991 में जब आर्थिक सुधार आया, मतलब जब भारत में विदेशी कंपनियों को लाया गया, तब भी रुपये का वैल्यू कम किया गया था, क्योंकि देश के पास कुछ ही हफ्तों के आयात के लिए डॉलर बचे थे। और अवमूल्यन जो है वो निर्यात को सीधा फायदा पहुंचाता है। और चीन का उदाहरण भी यही दिखाता है। पर एक अंतर है, जहां वो जानबूझकर अपनी मुद्रा को कमजोर करता है ताकि उसके उत्पाद सस्ते हो, उसका निर्यात बढ़े। पर अंतर यह है कि चीन यह रणनीति के तहत करता है और हमें मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि भारत बहुत सी चीजों में प्योर इंपोर्टर है, यानी विदेश से ही मंगवाती है। बहुत सारी चीजें जो है वो भारत में बनती ही नहीं है, इसीलिए मुद्रा के कमजोर होने से उसे अधिक नुकसान होता है। ऐसे में रुपये को संभालने के लिए जरूरी है कि रुपये की मांग बढ़ाई जाए, व्यापार का माहौल सुधारा जाए, देश में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए ताकि विदेशी निवेशकों का भरोसा लौटे, पर्यटन को सुरक्षित किया जाए ताकि विदेशी लोग यहाँ आ सके और पैसे खर्च कर सके। क्योंकि अंत में रुपये की मांग तभी बढ़ेगी जब भारत पर भरोसा बढ़ेगा, और जब तक ये भरोसा नहीं बढ़ेगा तब तक रुपये पर दबाव बना रहेगा। तो आई होप कि आप ये समझ गए कि कैसे रुपये की वैल्यू डिसाइड होती है, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बजट मजबूत दुनिया। तब तक के लिए नमस्कार।